पॉपुलेशन सैंपल टेक्निक। हाँ, तो आप उसको प्रेज़ेंट करिए, अभी तक तो नहीं दिखा। हाँ, अभी आया। ठीक है। हुँ। इसको लैंडस्केप में करिए ना। अच्छा रहने दीजिए, इसको मत करिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। पहले पहली स्लाइड करिए, पहले में क्या है? क्या चीज़? अच्छा, ये मेरा इंट्रोडक्शन है, चलिए अब आगे कर लीजिए। ओके। हाँ, स्क्रीन रोटेट मत करिएगा, नहीं तो फिर मेरे यहाँ प्रॉब्लम होने लगेगी। ठीक है? हाँ, स्क्रीन रोटेट ना करिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसको, दिख रहा है सभी को? ज़ूम कर लीजिएगा जिसको नहीं दिख रहा है। स्लाइड है, बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा आपको। सभी लोग पहले ओके बोलिए, जल्दी बोलिए कि हाँ, सभी को दिख रहा है। सभी कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं दिख रहा है? चाहे सभी लोग अपनी माइक को म्यूट कर लीजिएगा, ओके? जब कोई क्वेरी होगी तब इसके बाद आप लोग ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपनी माइक को ऑफ कर रखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉपुलेशन का। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों को देखनी है, वो क्या देखना है कि पॉपुलेशन में क्या होगा कि उसको हम समग्र कहते हैं, एज़ अ होल कहते हैं, सॉरी होल कहते हैं पूरा। जहाँ पर आप रह रहे हैं या फिर जहाँ पर आप अध्ययन करने जा रहे हैं। जहाँ पर जब आप रिसर्च करने जाते हैं, तो रिसर्च करते समय आपको कोई एक एरिया सेलेक्ट करना पड़ता है, जहाँ से आप जो है डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो डेटा के कलेक्शन के लिए जब आप जाते हैं, तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन यानी जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जो समूह वहाँ पर रह रहा है, अगर हम पूरे-पूरे समूह को अपने रिसर्च का विषय बना लेते हैं, तो वो आपका पूरा क्या वो पूरा समूह जो आपके आस-पास रहता है, वो आपका पॉपुलेशन कहलाता है या जनसंख्या कहलाता है। ठीक है? जनसंख्या 2 प्रकार का होता है, एक फाइनाइट पॉपुलेशन होती है, एक इनफाइनाइट पॉपुलेशन होती है। फाइनाइट पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया कि इसमें हम लोग प्रत्येक चीज़ को अच्छी तरीके से समझते हैं, अच्छी तरीके से हम जो है उसको देख पाते हैं, गिन लेते हैं। फाइनाइट का मतलब जिनको हम काउंट कर सकें। माइक ऑफ कर लीजिए, कौन-कौन है अभी माइक ऑफ नहीं किया? शिखा आपके यहाँ ही बहुत शोर हो रहा है क्या? ओके, ये पीछे से साउंड पता नहीं कहाँ से आ रहा है, खैर देखते हैं। ओके? तो फाइनाइट पॉपुलेशन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन दोनों चीज़ें समझ में आई। फाइनाइट का मतलब हो गया कि वो पॉपुलेशन जिसको हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि सर पर बालों की संख्या, पॉपुलेशन वो भी है, लेकिन उस पॉपुलेशन को आप काउंट नहीं कर सकते, बालों की संख्या को आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है? लेकिन अगर हम ये कहें कि फला गाँव में लोगों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, 18 साल के युवाओं की संख्या, तो आप काउंट कर सकते हैं। तो उसको जो है जब 18 साल के युवाओं की बात करेंगे, तो वो आपकी फाइनाइट पॉपुलेशन होगी और जब आप किसी ऐसी चीज़ की बात करेंगे जिसको आप काउंट ही नहीं कर सकते, वो आपकी इनफाइनाइट पॉपुलेशन होगी। नेक्स्ट करिए। ओके, सैंपल। तो पॉपुलेशन और सैंपल में एक ही चीज़ एक बहुत बड़ा अंतर होता है। पॉपुलेशन का मतलब हो गया कि हम जब संपूर्ण जनसंख्या को, यानी जहाँ पर आप अध्ययन करने जा रहे हैं, अगर वहाँ पर सारा सब कुछ आपने ले लिया, जैसे मान लीजिए कि आपको नदी का पानी कैसा है, ठीक है? किसी एक नदी का पानी का आपको जाँच करना है कि उस नदी का पानी मीठा है, खारा है या अच्छा है, कैसा है? उसको अगर आपको चेक करना है, तो चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा? सैंपल कलेक्ट करना होगा और अगर पूरी नदी का पानी लेंगे आप, तो पूरी नदी का पानी क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन हो जाएगा। इसके बाद आप अगर उसमें से कुछ कुछ को आप उसमें से 1 बाल्टी पानी निकाल लिए या फिर आप उसमें से 1 ग्लास पानी निकाल कर के आप उस पर टेस्ट करते हैं, तो जो आपका 1 ग्लास पानी होगा, वो आपका सैंपल होगा। यानी जब आप अपनी स्टडी को और आसान करने के लिए या अपनी स्टडी को ऑथेंटिक बनाने के लिए जब आप थोड़े से समूह का चुनाव करते हैं,
तो वो थोड़ा-सा समूह क्या कहलाता है आपका? सैंपल कहलाता है। ठीक है? अब वो जो थोड़ा-सा समूह जो थोड़ा-सा आप समूह एक छोटा-सा जो समूह आप ले रहे हैं, उस समूह को जो चुनने की जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया होती है आपकी सैंपलिंग। सैंपल और सैंपलिंग में अंतर है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि प्रतिदर्श जनसंख्या का वह भाग है जो निहित उद्देश्य के लिए संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यानी आप अगर पूरी नदी का पानी ले लिए, तो वो आपका पॉपुलेशन हो गया, लेकिन आपको उसमें से अगर 1 बाल्टी पानी निकाल कर के आपने उस पर टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद उसको जब आप टेस्ट करेंगे तो जो कुछ भी निकल कर के आएगा, उसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि पूरी नदी का पानी खारा है, पूरी नदी का पानी अच्छा है, पूरी नदी का पानी पीने योग्य है, पीने योग्य नहीं है। कह सकते हैं ना? सिंपल है। तो जो आपका बाल्टी भर पानी होगा, वो आपका सैंपल होगा, वो पूरी नदी को रिप्रेज़ेंट करेगा। तो सैंपल हमेशा रिप्रेजेंटेटिव होता है। क्वेश्चन यहीं से बनता है आपका कि सैंपल के गुण होते हैं, यानी न्यायदर्श के प्रतिदर्श के गुण होते हैं। अब उसमें से दे देगा कि एक सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होता है, सैंपल जो है नॉन रिप्रेजेंटेटिव होता है, या इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देंगे तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके? ताकि प्रतिदर्श पर आधारित निश्चित निष्कर्ष संपूर्ण जनसंख्या के लिए वैध हो सके। तो जो भी आपका चूँकि अब वो जो है रिप्रेजेंटेटिव है, तो जो उस पर आपने रिसर्च करी, रिसर्च करने के बाद जो आपका रिज़ल्ट आया, उसके आधार पर पूरी नदी का पानी कैसा है, उसकी आप संकल्पना कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। ठीक है? तो वो आपका सैंपल हो गया। फिर जिस मेथड से आप चुनाव कर रहे हैं, उसकी जो प्रोसेस होगी, वो होती है आपकी सैंपलिंग। ठीक है? जिस प्रकार से आप छोटे-छोटे हाँ, भाग को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रतिदर्श तथा प्रतिचयन में अंतर है। डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड सैंपलिंग। सैंपल का मतलब आपको समझ में आ गया, सैंपलिंग का भी मतलब हमने आपको अभी समझा दिया है। जिस विधि से संपूर्ण जनसंख्या में से इस छोटे समूह का चयन किया जाता है, उसे प्रतिचयन की संज्ञा दी जाती है, यानी सैंपलिंग की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बन जाता है कि अंतर के लिए वो कन्फ्यूज़ कर देगा कि जिस मेथड से हम सैंपल का सिलेक्शन करते हैं, उसको कहा जाता है। उसको कहा जाता है सैंपलिंग, सैंपल या वेरिएबल या पॉपुलेशन। इस तरीके से ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि उसको जो है क्या कहा जाता है, सैंपलिंग कहा जाता है। ठीक है? सैंपल और सैंपलिंग में अंतर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट। हम क्यों करते हैं सैंपलिंग? सैंपलिंग की करने का एक तो कारण होगा ना, क्यों हम लोग सैंपलिंग करते हैं? तो सैंपलिंग करने का जो कारण है, वो है आपका कि गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट लार्ज पॉपुलेशन। यानी जो आपकी पूरी पॉपुलेशन है, जैसे पूरी नदी का पानी के ऊपर हमको स्टडी करनी है, तो पूरी नदी का पानी अच्छा है या बुरा है, कैसे जाँचेंगे? अगर हम पूरी नदी का पानी उठा करके हम लैब में लेकर के चले जाएँ, तो क्या ये संभव है? अगर मान लीजिए बाई चांस संभव भी हो गया, तो हम कितने दिनों में उसकी रिसर्च करेंगे? बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि आगे लेस कॉस्ट होगी। जब आप सैंपल ले लेते हैं, सैंपलिंग कर लेते हैं, तो आपकी जो कॉस्ट होती है बहुत ही लो हो जाती है, यानी लेस लगती है, बहुत कम लगती है आपकी कॉस्ट, ठीक है? इसके बाद लेस फील्ड टाइम, समय भी बहुत कम लगता है। आप थोड़ा-सा पानी आपने लिया, रिसर्च किया, उस पर आपने कर दिया। उसके बाद मोर एक्यूरेसी कैन डू अ बेटर जॉब ऑफ डेटा कलेक्शन। ये जो है आपका क्या होता है, एक्यूरेट डेटा देता है। उससे जो आपका रिज़ल्ट आएगा, वो बहुत ही एक्यूरेट होगा, उसका परिणाम आप जनरलाइज़ कर सकते हैं। ओके? व्हेन इट्स इम्पॉसिबल टू स्टडी द होल पॉपुलेशन, हम वहाँ पर इसको करते हैं, सैंपलिंग हम वहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमारी क्या होती है, हमारी जो है स्टडी करना, पूरी पॉपुलेशन पर स्टडी करना संभव नहीं होता है, ठीक है? तब हमको जो है ज़रूरत पड़ती है सैंपलिंग की। चलिए, नेक्स्ट करिए। हाँ, पूछिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जितना बड़ा सैंपल होगा, उतना ही ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उसमें। अगर छोटा सैंपल होगा, तो कम एक्यूरेसी होगी। अगर मान लीजिए पॉपुलेशन बड़ी है और सैंपल आपने बहुत छोटा लिया। मान लीजिए कि आपको पूरी नदी का पानी चेक करना है, तो आपने 1 ग्लास पानी ले लिया, ठीक है? तो आप अगर उस आधार पर देखेंगे, तो एक्यूरेसी उतनी नहीं निकल कर के आ पाएगी।
लेकिन अगर आप जो है 1 ड्रम या 1 बाल्टी पानी उठा करके करते हैं तो थोड़ा एक्यूरेसी उसमें बढ़ जाएगी, और थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देंगे तो और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप सैंपल साइज़ बढ़ाते हैं, वैसे-वैसे रिज़ल्ट में एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। ओके? ये भी क्वेश्चन बनता है कभी-कभी कि रिज़ल्ट में एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए सैंपल साइज़ को बढ़ाना क्या उचित होता है? बिल्कुल उचित होता है। चलिए, इसके बाद आपका आ गया प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स। तो सैंपलिंग जो आपको बताया हमने कि जिस मेथड से हम जो है सैंपल का सिलेक्शन करते हैं, वो मेथड आपका क्या कहलाता है? वो आपका मेथड कहलाता है सैंपलिंग, ठीक है? तो अब जो है सैंपलिंग टेक्निक 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नेक्स्ट करिए। हाँ, देखिए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता है, अच्छा यहाँ पे मीनिंग नहीं बताया। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब हो गया कि जहाँ पर जो वेरिएबल होंगे, प्रत्येक वेरिएबल के चुने जाने की संभावना क्या होगी? बराबर होगी, इक्वल होगी। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग लगाने के बाद हमें जो रिज़ल्ट प्राप्त होता है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक चर के चुने जाने की संभावना कैसी होगी? एकदम एग्ज़ैक्ट इक्वल होगी। इक्वल होगी, उसमें कोई ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि जो सैंपलिंग टेक्निक में जो पहली टेक्निक है, लिखा हुआ है रैंडम सैंपलिंग। तो रैंडम सैंपलिंग का जब हम यूज़ करते हैं, तो रैंडम सैंपलिंग में क्या करते हैं कि मान लीजिए कि हमको अ, विद्यालय में ग्रेजुएशन के ग्रेजुएशन के लड़कों का सिलेक्शन करना है। अब ग्रेजुएशन के लड़कों का सिलेक्शन करने के लिए 50 लड़कों का सिलेक्शन करना है। अब हम कहीं पर गए, किसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर ग्रेजुएशन की क्लासेस चलती हैं, वहाँ पर जाने के बाद हम जो है वहाँ पे जा कर के क्लास में 200 की संख्या है, तो 200 की संख्या में से हमको जो 50 तो 50 नज़र आए, यानी जो भी तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, जिसको भी जो भी हमें समझ में आया हमने उसको ले लिया। तो उसमें ये नहीं था कि एक के चुने जाने की संभावना दूसरे के चुने जाने की संभावना को घटाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो है जो 200 स्टूडेंट हैं, 200 स्टूडेंट में से प्रत्येक स्टूडेंट की चुने जाने की पूरी-पूरी संभावना होती है। इसके लिए कई सारे मेथड भी हम यूज़ करते हैं। जैसे आपका टिपेट मेथड हो गया, आपका ये लॉटरी मेथड हो गया। तो लॉटरी मेथड में भी क्या करेंगे, हम 200 बच्चों का जो है एक पूरी लिस्ट बना करके छोटे-छोटे टुकड़ों में नाम लिख करके रख देंगे डब्बे में, और इसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति से कह देंगे कि जाओ उसमें से कोई एक लिस्ट निकाल करके ले आओ, या 50 लिस्ट निकाल लो। तो 50 वो लिस्ट निकालेगा, जिसका-जिसका नाम आएगा वो जो है रैंडमली सिलेक्ट हो जाएगा। हम जो है अपने उसके लिए रिसर्च के लिए हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा रैंडम सैंपलिंग। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, ईच सब्जेक्ट हैज़ अ नोन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, अलाउ एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग थ्योरी टू रिजल्ट 2। यानी इससे जो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो आप इस सैंपलिंग का प्रयोग करके जब आप आगे जाएँगे स्टैटिस्टिकल अ, वे में आगे बढ़ेंगे, तब आपको क्या-क्या चीज़ें मिल जाएँगी, जनरलाइज़ेशन का गुण मिल जाता है इसमें। क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है वो रैंडमली आपने सेलेक्ट किया है, 50 विद्यार्थियों का आपने ये नहीं देखा है कि कौन आपके लिए उपयोगी है, कौन अनुपयोगी है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आप गए और उसमें से 50 लड़कों का एक जगह नाम लिख कर, 200 लड़कों का एक जगह नाम रखा है, उसमें से 50 का सिलेक्शन आपने चिट निकाल कर के कर लिया, तो जो आपके अंदर में 50 आ गए, आपने उसके ऊपर स्टडी करना शुरू कर दिया, तो जो भी रिज़ल्ट आएगा, आप उसके आधार पर पूरी क्लास को जनरलाइज़ कर सकते हैं। कि मान लीजिए कि हमको आईक्यू टेस्ट करना है, तो आईक्यू टेस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों का आईक्यू कैसा है, उसको चेक करने के लिए हम जो है वो जो 50 लड़के सेलेक्ट किए, उसके बाद फिर हमने आईक्यू टेस्ट लगा दिया उस पर, आईक्यू टेस्ट लगाया, तो जो रिज़ल्ट आया, तो उस रिज़ल्ट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों की आईक्यू इतनी होती है, ठीक है? हाँ, कुछ पूछ रहे हैं? कोई किसी को कुछ पूछना है? आगे बढ़ें? चलिए नेक्स्ट करिए, शायद नहीं पूछना है। बैक करिए। टेस्ट हाइपोथेसिस में जैसे आपकी हाइपोथेसिस अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसीलिए हम जो है हाइपोथेसिस पर बात नहीं किए हैं। खैर फिर भी देख लेते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब हो गया कि एक तरीके से टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है। ओके? तो जब आप रैंडमली सिलेक्शन करते हो, हाइपोथेसिस बनाते हो कोई भी क्वांटिटेटिव रिसर्च करने के लिए,
या कोई रिसर्च करने के लिए आप जो है बिना हाइपोथेसिस का आप उसको कंप्लीट नहीं करते हो। तो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कि आपकी हाइपोथेसिस सही है या गलत है, तो वहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग काम आती है। ओके, हाइपोथेसिस का मतलब हो गया कि टेंटेटिव सॉल्यूशन, और टेंटेटिव सॉल्यूशन वो आप तभी दे पाएँगे जब आप उसका पूरा रिसर्च करेंगे। रिसर्च करने के बाद जो उसका रिज़ल्ट आपको मिला, उस रिज़ल्ट के आधार पर जब आप जनरलाइज़ कर पाएँगे तो सीधे-सीधे आ जाता है कि आप हाइपोथेसिस की भी टेस्टिंग कर लेंगे। आगे जब हम लोग हाइपोथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि टेस्ट हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग हम कैसे-कैसे कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट करिए। हाँ, मेथड्स यूज्ड इन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। कौन-कौन से मेथड का हम यूज़ करते हैं सैंपलिंग में? तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग का यूज़ करते हैं, सिस्टमैटिक सैंपलिंग का यूज़ करते हैं, स्ट्रैटिफाइड का करते हैं, मल्टी स्टेज सैंपलिंग का करते हैं और क्लस्टर का करते हैं। ठीक है? सिंपल रैंडम सैंपलिंग आपको समझा दिया हमने, जो अभी रैंडम सैंपलिंग बताया था, वही आपका सिंपल रैंडम सैंपलिंग है। ओके? इसके बाद सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग में क्या होगा कि एक तरीके से एक सीक्वेंस बना लेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट करिए, शायद एग्ज़ाम्पल होगा इसमें। नेक्स्ट करिए। चलिए सिंपल रैंडम सैंपलिंग। आप यहाँ पर स्क्रीन पर थोड़ा ज़ूम करके देखिएगा। सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या हुआ है कि ये पूरा क्लास मतलब एक पूरी बुक में कुछ नाम दिए गए हैं। उन नाम का सिलेक्शन करने के लिए हमने क्या किया है कि एक कहीं पर भी जो 40-45 नाम हमें दिख रहे हैं, वो 40-45 नाम हमने क्या किया, ये 48 नाम है, तो 48 नाम की एक लिस्ट हमने बना करके कहीं पर रख दी। ठीक है? अब उस लिस्ट में से हम जो-जो सिलेक्शन करते गए मतलब चिट निकाले और चिट निकालने के बाद जो रिज़ल्ट आया, तो उसमें कौन-कौन से नंबर हमें मिल गए, 20 नंबर का मिल गया हमें, 27 मिल गया, 29 मिल गया, 32 और 40। तो हमें 5 लोगों का सिलेक्शन करना था, उसमें से 48 में से 5 का हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है? तो इस तरीके से जब हम चुनाव करते हैं, तो वो आपका सिंपल रैंडम सैंपलिंग होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट करिए। हाँ, ये जो है देखिए, ये सेम टू सेम रैंडम सैंपलिंग का ही है, ये भी है। आप इसमें से जो नंबर दिए गए हैं, आप अगर देखें तो 2, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 72, 72, ठीक है? 72 आपके पास पूरे नंबर हो गए। तो 72 में से चलिए हम लोग बात कर रहे थे इस पे। ओके, नंबर क्लियर हो रहे हैं सभी को? तो इसमें जब सिंपल रैंडम सैंपलिंग करते हैं, तो हम लोग जो है क्या कर लेते हैं कि प्रत्येक पदों की चुने की जाने की संभावना समान है। तो हम यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हमको 5 लोगों का या 10 लोगों का सिलेक्शन करना है, तो 10 लोगों का सिलेक्शन करने के लिए हम कोई भी एक नंबर, इतने सारे नंबर जो लिख करके रखे गए हैं, एक जगह अगर हमने उठा करके रख लिया, तो वो सारे नंबर में से जो भी हमको पहली बार में मिल जाएँगे, वो हमारे रैंडमली सिलेक्शन में आ जाएँगे। चलिए नेक्स्ट करिए, इसमें कुछ है नहीं, रैंडम सैंपलिंग बहुत ही आसान है। सिस्टमैटिक सैंपलिंग, देखिए, सिस्टमैटिक सैंपलिंग में क्या होता है, सिंपल तरीके से आप बस ये समझ लीजिए कि आपको जो पहला नंबर आपने जो सिलेक्ट किया, ठीक है? या फिर हम ये कह सकते हैं कि एज़ अ होल अगर हम पूरी पॉपुलेशन को देख लें कि हमको कितना सैंपल लेना है। अगर हमको जो पूरी पॉपुलेशन है, 2500 की पूरी पॉपुलेशन है, या वो 200 वाली रख लेते हैं। 200 में से अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमको जो है 50 का सिलेक्शन करना है, ओके? 200 की पूरी जो स्ट्रेंथ है, 200 में से हमको 50 स्टूडेंट चाहिए, तो 200 में से हम क्या करेंगे, 200 बटे 50 कर देंगे। 200 बटे 50 करेंगे, तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 आएगा ना? तो इसमें
क्या करेंगे कि जो पूरी जो 200 की स्टूडेंट की जो लिस्ट है, पूरी लिस्ट को हम प्रिपेयर करेंगे, 1 से लेकर के 200 तक का, और प्रत्येक स्टूडेंट का नाम हम लिख लेंगे। इसके बाद जो 4 आपका आया है, तो प्रत्येक 4 नंबर वाले व्यक्ति को हम अपनी स्टडी के लिए सेलेक्ट करते जाएँगे। इस तरीके से अगर 200 में करेंगे, तो आपके 50 स्टूडेंट मिल जाएँगे। आगे चलिए नेक्स्ट करिए, बताते हैं। आगे इसमें दिया गया होगा, नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल होगा इसमें। चलिए यहाँ पर जो दिया गया है, जैसे आपको इसमें 3 का चयन करने के लिए दिया गया है। तो 3 है, फिर 20-20 का अंतर करने के लिए कहा गया है, तो 8 का सिलेक्शन हुआ, फिर 28 का सिलेक्शन हो गया, 28 के बाद सीधे-सीधे 48 का सिलेक्शन हो गया। हम लोग दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो कि बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 200 स्टूडेंट की हम लोग बात कर रहे थे, तो 1 से लेकर के सॉरी यहाँ से 1 से लेकर के अगर हम लोग देखें, तो 1, 2 इस तरीके से देखिए ना, 1 से लेकर के आपके पास कितनी है, 48 है, 48 है। ठीक है? अब जो है आपको ये करना है, 6 छः 48, आपको अगर 8 लोगों का सिलेक्शन करना है, 8 लोगों का, तो 48 बटे कितना कर लेंगे? 48 बटे 8 करेंगे, 8 करेंगे तो 6 आ जाएगा आपका, 6 नंबर आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि प्रत्येक नंबर जो लिस्ट का प्रत्येक 6वाँ नंबर का व्यक्ति, पहला व्यक्ति सेलेक्ट हो गया आपका, इसके बाद 6वाँ व्यक्ति सेलेक्ट हो गया। फिर इसके बाद आपका कौन-सा हो जाएगा? 12वाँ होगा, फिर इसके बाद 18वाँ होगा, फिर 24वाँ, इसके बाद आपका इसके बाद क्या आ जाएगा? 30, 30 इसके बाद 36, इसके इसके बाद 42, इसके बाद 48, ठीक है? इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो 8 लोगों का सिलेक्शन हमको करना था, तो 8 हो गए सिलेक्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 कैसे हो गए? 8 ही होने चाहिए। अच्छा सॉरी, ये पहले नंबर वाला नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। 8वाँ वाले 8वाँ, हर 8वाँ व्यक्ति हमको सेलेक्ट करना है। सिस्टमैटिक सैंपलिंग का मतलब हो गया कि जब हम एक सिस्टम के हिसाब से चलेंगे, हमको जो है हर पंक्ति से 8वाँ व्यक्ति ही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। तो 8वाँ व्यक्ति, पहला 8वाँ व्यक्ति ये हो गया, दूसरा 8वाँ व्यक्ति ये हो गया, सॉरी 6वाँ व्यक्ति ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, इसके बाद ये हो गया, ठीक है? इसके बाद ये, तो टोटल काउंट करेंगे तो आपके पास कितने आ जाएँगे? 8 आ जाएँगे। ये आपकी क्या हो गई? सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग हो गई। समझ में आ गया ये सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग? किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट करिए। हाँ, नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट क्लस्टर सैंपलिंग। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्लस्टर पर कैसे आ गए? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जहाँ भी पूछे। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हुँ, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, अच्छा वो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, आगे-पीछे हो गया है। क्लस्टर सैंपलिंग का मतलब क्या हो गया कि क्लस्टर सैंपलिंग में सीधे-सीधे हम लोग क्या करेंगे कि एक पूरा क्लस्टर, इसको जो है एरिया सैंपलिंग भी कहा जाता है। क्लस्टर सैंपलिंग को एरिया सैंपलिंग भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? और क्लस्टर सैंपलिंग के लिए क्या लिखा गया है? क्लस्टर अ ग्रुप ऑफ सैंपल यूनिट्स क्लोज टू ईच अदर, क्राउडिंग टुगेदर इन द सेम एरिया और नेबरहुड। तो अगर मान लीजिए कि क्लस्टर सैंपलिंग है आपकी, तो क्लस्टर सैंपलिंग में आपको क्या करना है कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है सबसे पहले। मान लीजिए कि हमको ये चयन करना है कि हाई स्कूल के 10 के जो विद्यार्थी हैं, उनमें कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, ठीक है? इसको हमको फाइंड आउट करना है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, या फिर 10th के कितने विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, किसी एक एरिया के, तो उस एरिया में चयन करने के लिए तो आपको क्या करना होगा, एक डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना होगा, किसी एक डिस्ट्रिक्ट का चयन, ये क्या हो गया? वेट करिएगा बस 1 मिनट। कहाँ चला जा रहा है ये?
ये कौन चला गया भाई? हाँ, अभी दिखा है। ठीक है। क्लस्टर सैंपलिंग के अंतर्गत आपको सीधे-सीधे बस ये समझना है कि मान लीजिए कि एक छोटा-सा हम लोग एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, कि उस एग्ज़ाम्पल में हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th के कितने विद्यार्थी हैं जो क्लास 11th में एडमिशन लेने वाले हैं, किसी एक एरिया का। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, ये चुनने के लिए, यह ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, एक डिस्ट्रिक्ट का चयन करना होगा, ठीक है? फिर अब उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हाई स्कूल होंगे, सभी हाई स्कूल का चयन करना होगा। इसके बाद पूरे हाई स्कूल में से जितने हाई स्कूल जहाँ-जहाँ चलता है, उन स्कूलों का चयन करना होगा पहले। फिर प्रत्येक स्कूल में जितने विद्यार्थी होंगे, उन सभी विद्यार्थियों का चयन करना होगा। इसके बाद फिर हमको जो है जितने भी, मान लीजिए कि हमको 500 स्टूडेंट चाहिए या 100 स्टूडेंट चाहिए, 10th के 100 स्टूडेंट चाहिए। तो 100 स्टूडेंट का सबसे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट चयन किया, इसके बाद जितने उस डिस्ट्रिक्ट में जितने हाई स्कूल थे, उनका चयन कर लिया। फिर इसके बाद उस हाई स्कूल में से जितने भी हाई स्कूल के विद्यार्थी थे, उनका चयन कर लिया। इसके बाद हमको 100 स्टूडेंट चाहिए, तो उन 100 स्टूडेंट का सिलेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल रैंडम सैंपलिंग का इस्तेमाल करके हम 100 स्टूडेंट का चयन कर लेंगे। सिंपल रैंडम सैंपलिंग के लिए हमने क्या बताया आपको, टिपेट कर सकते हैं, आप जो है ये क्या था अभी एक और बताया था ना, टिपेट के साथ? उहुँ। अरे! टीपेट के साथ और ये क्या करते हैं, लॉटरी, लॉटरी, ठीक है? हाँ, लॉटरी कर लेंगे। तो जैसे भी हम वहाँ से 100 स्टूडेंट का चयन कर लेंगे, तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग का मतलब ये हो गया कि हमारे जो चुने जाने की जो चर हैं, उन प्रत्येक चरों के चुने जाने की संभावना क्या है? 100% है। ठीक? हँस रही हैं? एकदम नहीं आ रही है? 1 मिनट। चलिए, क्लस्टर सैंपलिंग आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, खैर उसको एक बार और फिर से देख लेते हैं। क्लस्टर सैंपलिंग के अंतर्गत जो है, जो सिलेक्शन होता है, जो सैंपलिंग का चुनाव होता है, वो कई स्टेजेज़ में होकर के होता है। किसी एक एरिया का, इसको जो है क्लस्टर सैंपलिंग को एरिया सैंपलिंग भी कहा जाता है। इसमें जो है कई स्तर बना करके, यानी पहले पहले जो है हम डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेंगे, किसी एक एरिया का चयन कर लेंगे, उस एरिया में जिस कोई एक बिना एग्ज़ाम्पल लिए नहीं समझ पाएँगे, तो हम लोग जैसे एक हाई स्कूल के 500 विद्यार्थियों का सिलेक्शन करना है, जैसा कि हम एग्ज़ाम्पल शायद नीचे, हाँ, एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है नीचे, आप उसको देख सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है, फिर इसके बाद पूरा जो उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हाई स्कूल हैं, उनका चयन करना है, फिर पूरे हाई स्कूल में से जितने भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, उन सभी का चयन करना है, फिर उन सारे विद्यार्थियों में से हम क्या करेंगे, रैंडम सैंपलिंग लगा करके, सिंपल रैंडम सैंपलिंग लगा करके उसमें से 500 विद्यार्थियों का सिलेक्शन कर लेंगे, ओके? तो ये आपका क्लस्टर सैंपलिंग हो गया। चलिए नेक्स्ट करिए। 500 नहीं, पहले से फिक्स होगा। आप अगर 500 करना है, 1000 करना है, 2000 करना है, वो आपका पहले से फिक्स होगा, ठीक है? जैसे यहाँ पर एक और एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि क्लस्टर सैंपलिंग के लिए आप जो है सेक्शन बना लीजिए। आपको किसी एक एरिया में, मान लीजिए कि ग्रामीणों में कोविड-19 का क्या इफ़ेक्ट है, या कोविड-19 के प्रति कैसा अवेयरनेस है, वो आपको चेक करना है, और वो चेक करने के लिए आप क्लस्टर सैंपलिंग लगाना चाहते हैं। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लीजिए पहले, फिर उस डिस्ट्रिक्ट में से उस डिस्ट्रिक्ट के प्रत्येक गाँव का चयन, प्रत्येक गाँव का चयन करिए, प्रत्येक गाँव के प्रत्येक सदस्यों का चयन, प्रत्येक घरों का चयन कीजिए, ओके? प्रत्येक घरों में से फिर आप उसको अगर 50 लोगों के ऊपर अध्ययन करना चाहते हैं, तो 50 लोगों का चयन करिए, वो भी सिंपल रैंडम सैंपलिंग से। यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल है, उसमें जो है हमको 8 घरों का चुनाव करना है। 8 किसी एक डिस्ट्रिक्ट में 8 घर का चुनाव करना है, जिसके बारे में हमें अवेयरनेस चेक करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा एक डिस्ट्रिक्ट ले लिया है, जैसे इस तरीके से ले लिया है, इसके बाद उसको हमने कई सेक्शन में बाँट दिया है। बाँटा है ना यहाँ पे? कई अलग-अलग सेक्शंस में बाँटा है। यहाँ पे सेक्शन 1, 2 आपका 3, 4 और 5 सेक्शन हो गया। तो अब इस 5 सेक्शन में से हम क्या करेंगे, हम किसी 1-2 सेक्शन का चुनाव कर लिए, यहाँ से और यहाँ से। फिर यहाँ से कुछ लोगों का चयन कर लिए, यहाँ से कुछ लोगों का चयन कर लिए। ये आपका क्लस्टर एक एरिया के रूप में आपका बन गया, और उसके बाद आप उस पर स्टडी कर लेंगे। ख़ैर आपको इतना डीप में अभी नहीं समझना है, आप ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए, बस आपको इतना समझना है कि क्लस्टर सैंपलिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, ठीक है? और क्लस्टर सैंपलिंग का मेन जिस्ट क्या है, वो समझ लीजिए,
ठीक है, बाकी ये सब नेट के लेवल का है, आगे जब जाएँगे तो एमएड में खुद ही पढ़ने को मिलेगा, लेकिन पढ़ाई के दौरान भी आपको समझ में नहीं आएगा, ये भी है। चलिए नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट। नेक्स्ट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। हाँ, रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है कि आप एक स्ट्रेटा बनाते हो, ओके? अगर आपको जैसे मान लीजिए कि एक एग्ज़ाम्पल लीजिए कि 2500 स्टूडेंट का आपको सिलेक्शन करना है, आपके किसी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए। तो 2500 स्टूडेंट का चयन करने के लिए आप अगर स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग लगाते हो, तो किसी यूनिवर्सिटी में गए, तो उस यूनिवर्सिटी में आप जा कर के देखोगे कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके बाद प्रोफेशनल स्टडीज़, ये 3-4 लेवल में आपके क्लासेस वहाँ पर डिवाइड होंगी। अब अगर जो है एमए लेवल पर भी आप जाएँगे तो एमए में भी सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन पर भी तो आपको एमए मिलेगा, एमएड मिलेगा या एमकॉम मिलेगा, एमएससी मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको ग्रेजुएशन लेवल पर जाएँगे तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए ये सब मिल जाएगा। आप अगर उसमें और आगे बढ़ेंगे तो प्रोफेशनल स्टडीज़ में तो आपको वहाँ पर अभी भी नहीं क्लियर हो रही है। किसी को भी क्लियर नहीं हो रही? अरे! ये तो अब नेटवर्क इश्यू आने लगा। अभी जा रही है? ओके। तो आप अगर इसमें देखेंगे तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग और स्ट्रैटिफाइड में एक स्ट्रेटा बनाते हैं अलग-अलग। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए कि मान लीजिए कि आपको कितना 2500 स्टूडेंट का चुनाव करना है, ओके? 2500 स्टूडेंट का चुनाव करना है, तो 2500 स्टूडेंट के लिए आप बीए एक स्ट्रेटा बनाएँगे। बीए में से आपको कितना लेना है 500 ले लेना है, एमए में से आपको 200 लेना है, एमए में से। इसके बाद आपको बीकॉम से कितना लेना है, एमएड से कितना लेना है, बीएड से कितना लेना है, ठीक है? इस तरीके से आप करते जाएँ 500, 200, 100, 50, 1000 इस तरीके से करते हुए आप टोटल 2500 स्टूडेंट का जब सिलेक्शन करते हैं, तो ये आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग कहलाता है। जब आप अलग-अलग क्लास वाइज़, कास्ट वाइज़ या जेंडर वाइज़ स्ट्रेटा बना लेते हैं। जैसे आप लोग पढ़े ना क्या अरे अभी स्ट्रैटिफ़िकेशन, सोशल स्ट्रैटिफ़िकेशन। हाँ, स्ट्रैटिफ़िकेशन। तो सेम जो स्ट्रैटिफ़िकेशन में होता है कि एक अलग-अलग स्ट्रेटा बनता है, उसी तरीके से यहाँ पे स्ट्रैटिफ़ाइड रैंडम सैंपलिंग में भी एक स्ट्रेटा बना करके हम सैंपल्स का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है? चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज सैंपलिंग में क्या होता है कि जब आप सैंपल का सिलेक्शन कई स्टेजेस में करते हैं। मान लीजिए कि आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आपको कोई बैंक है और वो बैंक कर्मचारियों का चुनाव करना चाहती है, तो 500 वैकेंसी वो निकालती है। 500 वैकेंसी निकालती है तो सबसे पहला जो उसका स्टेज होगा वो एडवर्टाइज़मेंट का हो गया, या हम उसको हटा देते हैं। तो सबसे पहले जब एग्ज़ाम से हम देखते हैं, तो सबसे पहले प्री होता है, कई स्टेज होता है ना, प्री होता है, मेंस होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, उसके बाद आपका अ, ये फाइनल सिलेक्शन होता है। तो 3-4 लेवल में कई स्टेजेस में जब हम किसी सैंपल का सिलेक्शन करते हैं, तो वो आपका मल्टी स्टेज सैंपलिंग कहलाती है। ठीक है? एक तो आपकी मल्टी स्टेज सैंपलिंग हुई, एक इसी में आता है आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में ही मल्टीपल सैंपलिंग। तो मल्टीपल सैंपलिंग के अंतर्गत क्या करते हैं हम, एक ही सैंपल से कई बार सैंपल्स का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है? अब हम लोगों को याद यहाँ पर जो याद रखने वाली चीज़ है वो क्या है? वो है आपको याद रखने की चीज़, साम याद रखिए, एक एक वर्ड आपको केवल साम याद रखनी है। यस, ट्रिपल एस, ए, एम, एम। स्क्रीन पर दिख रहा है कि नहीं मेरा? नहीं दिख रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। ट्रिपल एस ए एम, ट्रिपल एस ए एम एम, ठीक है? ये आपको याद रखना है। एक एस का मतलब क्या हो गया? सिंपल रैंडम सैंपलिंग। दूसरे का मतलब क्या हो गया? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। तीसरे का मतलब क्या हो गया? सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। ए का मतलब क्या हो गया? एरिया सैंपलिंग या क्लस्टर सैंपलिंग। एम का मतलब क्या हो गया? मल्टी स्टेज सैंपलिंग। इसके बाद एक और एम का मतलब क्या हो गया? मल्टीपल सैंपलिंग। ओके?
इतना जो सैंपल है, जो सैंपलिंग टेक्निक्स हैं, वो सब की सब किसके अंतर्गत आती हैं? वो सब की सब आती हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत। ठीक है? ये अच्छे से याद रखना है आपको। आगे बढ़ें? जी। हाँ, 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 हाँ। हाँ, ये हो सकता है, कहा जा सकता है। उसमें हम देख लेते हैं ना कितने बच्चे हैं, कितने औरतें हैं, कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं। एक ही सैंपल से बहुत सारे सैंपल्स का सिलेक्शन करते हैं और सब में रैंडमाइज़ेशन होता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। मल्टी स्टेज में देखिए, मल्टी स्टेज सैंपलिंग में क्या होगा कि आपको अगर 50 लोगों का सिलेक्शन करना है, तो 50 लोगों का सिलेक्शन करने के लिए आप क्या करोगे? सीधे-सीधे जो है कोई एडवर्टाइज़मेंट किया आपने, 50 लोगों का बैंक में ही मान लीजिए सिलेक्शन आपको लेना है, बैंक में आपको एम्प्लॉयी नियुक्त करना है। तो एम्प्लॉयी जब अपॉइंट होते हैं, तो ऐसे में आपको क्या होते हैं, सबसे पहले आपका अ, एडवर्टाइज़मेंट किया गया, फिर इसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, प्री होता है, फिर मेंस होता है, मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपका क्या होता है, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है या ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो ये कई सारे स्टेजेज़ में होकर के हो रहा है। यहाँ पर जो है हर स्टेज पर कुछ लोगों की छँटनी हो रही है ना? तो ये आपका मल्टी स्टेज सैंपलिंग हो गई। और मल्टीपल सैंपलिंग में क्या हो गया, एक ही सैंपल से हम कई अलग-अलग वेरिएशन में जा रहे हैं। ठीक है? तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो गई। अच्छा 5 मिनट का हम लोग ब्रेक लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आते हैं तो नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, ओके? अभी 5 मिनट बाद नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, क्योंकि आज इसको समाप्त कर देना है, फिर देखेंगे।